Assalamu alaikum. Today we are going to talk about endocrine system and its hormones. So endocrine system is basically a system of maintaining internal homeostasis and it produces endogenous chemicals that are known as hormones. Hormones क्या है? They are chemical messenger और ये हमारे पास जब प्रोड्यूस होते हैं तो ये ब्लड स्ट्रीम के अंदर रिलीज होते हैं और फिर वहाँ से ये टारगेटेड सेल्स की तरफ जाते हैं और वहाँ पे फिर अपना एक जो स्पेसिफिक इफेक्ट होता है वो शो करते हैं. Hormones can be considered as a drug that are manufactured by the body, exogenous chemicals that either mimic or attenuate the effect of specific hormones during endocrine dysfunction. अब हार्मोन्स क्या है? हार्मोन्स जो है अपना एक स्पेसिफिक जो है इफेक्ट देते हैं बॉडी को या फिर किसी भी टारगेटेड सेल को. अब इन केस ऐसा हो रहा है कि हार्मोन डेफिशिएंट है या हार्मोन इतना नहीं रिलीज हो रहे जितना कि उनको रिलीज होना चाहिए अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए, या हार्मोन जो है वो इनसफिशिएंट है या उनकी डेफिशिएंसी है, तो इन दैट केस हम क्या करते हैं, तो एंडोक्राइन कभी कभार ऐसा होता है कि डिसफंक्शन कर रहा होता है, तो उस केस में फिर हम क्या करते हैं, एक्सोजीनियसली केमिकल्स यानी कि हम जो है ड्रग्स यूज़ करते हैं. इधर वो मेडिकेशंस के फॉर्म में दिए जाते हैं जो कि हार्मोन्स का इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं और हार्मोन्स की डेफिशिएंसी में हम क्या करते हैं कि एंडोक्राइन की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए हम उनको यूज़ कर सकते हैं. ड्रग्स कैन बी यूज्ड एज रिप्लेसमेंट थेरेपी ड्यूरिंग हार्मोनल डेफिशिएंसी. तो इसमें यही है, फॉर एग्जांपल एक्सोजीनस इंसुलिन है, उसको हम डायबिटीज मेलिटस के पेशेंट्स के अंदर यूज कर सकते हैं. Similarly, exogenous hormones can be administered to facilitate the effects of their endogenous counterparts, जिसमें हमारे पास ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आ जाते हैं जो कि इन्फ्लेमेशन को ट्रीट करते हैं. इन्फ्लेमेशन को जब ऐसी प्रोटीन्स होती हैं या ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि इन्फ्लेमेशन को बहुत ज़्यादा हाई कर देते हैं, तो ये उनको जो है उनके इफेक्ट को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, उनको इनहिबिट करवा के. ड्रग्स कैन बी यूज ऑल्सो टू ट्रीट एंडोक्राइन हाइपर एक्टिविटी. अब कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ हार्मोन्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिलीज होना शुरू हो जाते हैं, तो उसमें एंडोक्राइन हाइपर एक्टिविटी आ जाती है. तो जैसा कि एंटी थायराइड ड्रग्स हैं इन ट्रीटिंग हाइपरथायराइडिज्म, तो हाइपरथायराइडिज्म की कंडीशन में क्या होता है कि हमारे पास जो थायराइड हार्मोन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिलीज होना शुरू हो जाते हैं, तो उन केसेस में हम एंटी थायराइड ड्रग्स देते हैं जो कि इन हार्मोन्स की जो कि T3 और T4 होते हैं थायराइड ग्लैंड के, उनको क्या कर देते हैं, उनकी एक्टिविटी को स्ट्रेस कर देते हैं, या फिर ऐसा होता है कि उनको रिलीज नहीं होने देते, उनके रिलीज होने को प्रिवेंट कर देते हैं. Now we have hypothalamus. Hypothalamus is the main gland जिसकी वजह से या जिसके सिग्नल्स देने की वजह से या जिसके रिलीजिंग फैक्टर्स या हार्मोन्स की वजह से बाकी जितने भी बॉडी के हार्मोन्स होते हैं वो थ्रू द पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज होते हैं. It is on the inferior portion of the diencephalon of the brain, which it secretes regulatory hormones, controls the pituitary gland. Regulatory hormones में वही होते हैं जो कि pituitary gland के hormones होते हैं, उसमें growth hormone आ जाता है, फिर हमारे पास thyroid hormones आ जाते हैं और फिर और further जो है हमारे पास hormones भी present होते हैं, तो वो यही regulate करवाता है. Produces ADH and oxytocin released through the pituitary. अब ADH और oxytocin जो होते हैं ये posterior lobe में stored होते हैं, hypothalamus इनको secrete करता है और फिर इनको posterior lobe में store करता है, तो ये दो हार्मोन्स होते हैं जो कि posterior lobe में present होते हैं. Controls endocrine action of the adrenal glands via the autonomic centers. नाउ यहाँ पे हमारे पास क्या है, इस डायग्राम में ये पूरा ब्रेन है, इसके अंदर ये एक पार्ट है जिसमें हाइपोथैलेमस प्रेजेंट है डाइसेफेलॉन के साथ और हाइपोथैलेमस के नीचे है पिट्यूटरी ग्लैंड. अब हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो एक दूसरे के साथ फंडिब्यूलम के थ्रू अटैच्ड होते हैं और जो हमारे पास जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके दो लोब्स होते हैं, एक होता है उसका एंटीरियर लोब और एक होता है उसका पोस्टीरियर लोब. सो इट इज लाइक अ स्टॉक एंड पिट्यूटरी जो हार्मोन होता है उसके हमारे पास 6 हार्मोन्स होते हैं, ग्रोथ हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH, ACTH और प्रोलैक्टिन. ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ को इंक्रीज कर देता है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन फीमेल्स के अंदर ओव्यूलेशन को इंक्रीज करता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को इंक्रीज कर देता है, मेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन की सेंसिस को इंक्रीज करता है.
फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फीमेल्स के अंदर फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट को इंक्रीज करता है एंड एस्ट्रोजन सेंसेस को इंक्रीज करता है। मेल्स के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस को इन्हांस कर देता है। TSH, T3 और T4 की स्क्रीशन करवाता है और ACTH इट स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन एंड रिलीज ऑफ कॉर्टिसोल फ्रॉम द कॉर्टेक्स ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड। प्रोलैक्टिन जो होता है वो लैक्टेशन को इनिशिएट करवाता है। सो ये 6 हार्मोन्स होते हैं ऑफ द एंटीरियर लोब, बट ये रिलीज तभी होंगे जब हाइपोथैलेमस से सिग्नल मिलता है और वो सिग्नल जो है उसके रिलीजिंग फैक्टर से मिलता है या फिर हम उसको हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स भी कहते हैं। नाउ वी हैव हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स एंड रिलीजिंग फैक्टर्स। उसमें हमारे पास GHRH आ जाता है, दैट इज नॉन एज ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। Then we have growth hormone inhibitory hormone. Growth hormone releasing hormone हमारे पास growth hormone को increase कर देता है और growth hormone inhibitory hormone growth hormone को decrease कर देगा। That is कि अगर growth hormone releasing hormone अगर release होता है तो ये क्या करेगा कि पिट्यूटरी हार्मोन के पास सिग्नल लेके जाएगा और ये जब सिग्नल जाएगा पिट्यूटरी हार्मोन के पास, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जब ये सिग्नल जाएगा तो वो क्या करेगा कि ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करेगा। बट अगर इन केस ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन जो हाइपोथैलेमस का है वो रिलीज हो जाता है तो या वो फिर इनहिबिटरी हार्मोन वो अगर रिलीज हो जाता है तो फिर इसमें क्या होगा कि जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड होगा वो ग्रोथ हार्मोन को नहीं रिलीज करेगा, तो इसमें फिर ग्रोथ हार्मोन की बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी हो जाती है। गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन ये क्या करता है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के लेवल्स को इंक्रीज करवाता है, उसको रिलीज करवाता है। देन वी हैव TRH दैट इज थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, इंक्रीज TSH रिलीज फ्रॉम द इंटीरियर लोब। देन कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन इंक्रीज इन ACTH रिलीज, प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी फैक्टर डिक्रीज इन प्रोलैक्टिन रिलीज। तो इसके भी 6 हार्मोन्स होते हैं। देन वी हैव पोस्टीरियर लोब। पोस्टीरियर लोब किसका होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड का। और इसमें क्या है, वी नो दैट कि ADH और ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स होते हैं जो कि हाइपोथैलेमस से आए हुए होते हैं और इसमें फिर आके स्टोर्ड हो जाते हैं, लेकिन जब इनकी नीड होती है बॉडी को तो फिर ये इसमें से रिलीज होते हैं थ्रू द सिग्नल्स ऑफ द हाइपोथैलेमस। ADH जो है एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन है जिसको हम वेसोप्रेसिन भी कहते हैं और ये क्या करता है कि ये जो बॉडी में रिलीज होता है तो वाटर की रीएब्जॉर्प्शन को फ्रॉम द किडनी इंक्रीज करवा देता है। ऑक्सीटोसिन जब ये रिलीज होता है इट इंक्रीज यूटेराइन कंट्रैक्शन एंड इंक्रीज मिल्क इजेक्शन ड्यूरिंग द लैक्टेशन प्रोसेस। Then we have intermediate lobe. Intermediate lobe in mammals, there is a small intermediate lobe of pituitary that may secrete MSH. MSH and ACTH are the key components of the neuroendocrine arrangement known as melanocortin system. अब जो MSH एक ही हार्मोन है जो कि इंटरमीडिएट लोब सक्रीट करता है। MSH का काम क्या होता है कि ये एपेटाइट को कंट्रोल करता है, होम्योस्टेसिस को भी मेंटेन करता है और इन्फ्लेमेशन में इन्वॉल्व होता है। देन हमारे पास अब ग्लैंड आ जाता है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड हमारे पास क्या है, थायराइड ग्लैंड जो है हमारे पास नेक रीजन में प्रेजेंट होता है एंटीली एट द लेवल ऑफ C5 to T1 थोरेसिक वर्टिब्रा। सर्विकल C5 से लेकर थोरेसिक T1 तक ये एक्सटेंड करता है। कंसिस्ट ऑफ बायलेटरल लोब्स दैट आर ऑन ईच साइड ऑफ द ट्रेकिया। और ये जो है एक दूसरे के साथ, ये जो दोनों बायलेटरल लोब्स होते हैं एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं बाय द इस्थमस। अब इससे जो है ना 2 हार्मोन्स रिलीज होंगे थायराइड ग्लैंड से। एक T4 होता है जिसको हम थायरोक्सिन कहते हैं और एक T3 होता है जिसको हम ट्राइआयोडोथायरोनाइन कहते हैं। T4 को थायरोक्सिन को T4 इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 4 आयोडीन होती है और जो ट्राइआयोडोथायरोनाइन है इसको T3 इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 3 आयोडाइड आइंस होती हैं। अब इसके जो फंक्शंस हैं थायराइड हार्मोन्स के, एक तो ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है, देन थर्मोजेनेसिस में इन्वॉल्व होता है यानी कि टेम्परेचर को मेंटेन करता है बॉडी के, उसको रेगुलेट करता है। देन इट अलाउज द स्टेरॉइड्स टू एक्सर्ट देयर इफेक्ट, कॉजेज ग्रोथ एंड मैच्योरेशन ऑफ द नॉर्मल बोन। नाउ वी हैव पैराथायरॉइड ग्लैंड। अब पैराथायरॉइड ग्लैंड जो है इट लाई ऑन पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द थायराइड ग्लैंड।
ये 4 ग्लैंड्स होते हैं जो कि हमारे पास दो जो है वो ईच हाफ ऑफ द थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। CSF की हार्मोन रिलीज करते हैं, दैट इज नॉन एज अ पैराथायराइड हार्मोन। इसका काम क्या होता है कि जब ये रिलीज होता है तो ये कैल्शियम के लेवल को इन द बॉडी दैट इज इन ब्लड ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देगा। ये कैसे इंक्रीज करता है कि ये बोन में से टूवर्ड्स द ब्लड ये कैल्शियम को लेके जाता है, किडनी के थ्रू भी ये कैल्शियम का लेवल जो है वो ब्लड के अंदर हाई कर देगा, और GIT ट्रैक में से भी कैल्शियम का लेवल ब्लड के अंदर हाई कर देता है। यानी कि ये कैल्शियम की मूवमेंट कराता है फ्रॉम बोन टू द ब्लड, और कभी कभार बोन के अंदर कैल्शियम की कमी भी हो जाती है। किडनी में क्या करता है कि ये इन्हांस कर देता है कैल्शियम की रीअब्सॉर्प्शन को, और दूसरा ये होता है कि यूरिन के अंदर से जो कैल्शियम होता है उसको रिड्यूस नहीं होने देता। सो दैट्स वाई किडनी के अंदर रीअब्सॉर्प्शन होना शुरू होती है कैल्शियम की, और इसके थ्रू भी ये कैल्शियम को ब्लड के अंदर मूव करवाता है। तो फ्रॉम द बोन, फ्रॉम द किडनी एंड फ्रॉम द GIT ट्रैक जो हमारे पास कैल्शियम होता है वो इन द ब्लड ये उसके लेवल को मेंटेन करता है और उसको इंक्रीज कर देता है। Adrenal glands we know that lie adrenal gland जो है वो ईच किडनी पर पोस्टीरियर सर्फेस पर लाई करते हैं, और ये हमारे पास पिरामिड शेप के होते हैं एंड दे आर 5 ग्राम। इनमें से हार्मोन्स जो है जो एड्रिनल कॉर्टेक्स के होते हैं और एड्रिनल मेडुला के होते हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स के ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होते हैं, मिनरल कॉर्टिकॉइड और सेक्स स्टेरॉइड्स होते हैं। एड्रिनल मेडुला के एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन होते हैं, जो कि इन केस ऑफ स्ट्रेस कंडीशन ये एक्टिवेट हो जाते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में हमारे पास जो एड्रिनल कॉर्टेक्स के होते हैं ये कॉर्टिसोल आ जाता है, दैट रेगुलेट्स द ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, इनहैंस बॉडी एबिलिटी टू हैंडल स्ट्रेस, एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड इम्यूनोसप्रेसिव प्रॉपर्टीज। और मिनरल कॉर्टिकॉइड्स क्या होते हैं उनमें एल्डोस्टेरोन आ जाता है जो कि इलेक्ट्रोलाइट और फ्लूइड के लेवल्स को बैलेंस रखता है बॉडी के अंदर। Then we have adrenal medulla. Adrenal medulla अपाइनफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन को रिलीज करता है, जो कि बॉडी को इन केस ऑफ फाइट और फ्लाइट रिएक्शन दैट इज इन केस ऑफ स्ट्रेस जो है उसको फिजिकल एक्टिविटी के लिए रेडी करती है। Then we have pancreas. It lies within the abdominal cavity, just medial to the duodenum and inferior to the stomach. This gland is unique in that it serves as the both endocrine and exocrine function. अब एक्सोक्राइन में क्या होगा कि ये इंजाइम्स प्रोड्यूस करेगी डाइजेस्टिव, पेनक्रियास ग्लैंड डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस करेगा जो कि ड्यूडिनम में एक्सक्रीटेड हो जाएंगे। और जो एंडोक्राइन फंक्शन होता है इसका वो ये 2 हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती है जो एक ग्लूकागॉन होता है और इंसुलिन होते हैं। ये इनको हम आइसोलेट्स ऑफ लंगरहैंस भी कहते हैं इन हार्मोन्स को। अब ये क्या करते हैं कि इंसुलिन जो होता है जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो ये एक्सक्रीट होता है हार्मोन, और जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तो ग्लूकागॉन रिलीज होता है। यानी कि जो ग्लूकोज होता है वो एज ए स्टिमुलेशन के ऊपर एक्ट करता है और फिर ये ग्लूकोज के लेवल को ब्लड के अंदर मेंटेन करते हैं। देन वी हैव गोनाड्स। इन मेन टेस्टिस प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन एंड एंड्रोजन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। इन वुमेन हमारे पास एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन आ जाते हैं फ्रॉम द ओवरीज। दे कंट्रोल द मैच्योरेशन एंड रिप्रोडक्टिव फंक्शन। तो गोनाड्स में हमारे पास मेन में टेस्टिस आ जाते हैं जो कि टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करेंगे, और वुमेन्स के अंदर हमारे पास एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स आ जाते हैं। देन हार्मोन्स जो है उनको अगर हम क्लासिफाई करें तो 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। एक स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं और एक पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं। स्टेरॉइड हार्मोन्स में 6 हार्मोन्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरल कॉर्टिकॉइड्स आ जाते हैं। पेप्टाइड हार्मोन्स में हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग फैक्टर्स, पिट्यूटरी हार्मोन्स और थायराइड हार्मोन्स इंक्लूड होते हैं। The basic structure of the various hormones is significant in determining how hormone will exert its effect on the targeted tissues. अच्छा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि जो हार्मोन्स होते हैं वो सेल्स के अंदर सेंसाइज होते हैं
अपने जो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, और जब नीड होती है, कोई स्टिमुलस लगता है, तो फिर ये जहाँ पे स्टोर्ड हुए होते हैं वहाँ से ये रिलीज होते हैं, और फिर उसके बाद अपना जो है एक्सोसाइटोसिस के थ्रू ये रिलीज होने के बाद अपना इफेक्ट शो करते हैं ऑन द टारगेटेड सेल। बट हमारे पास जो स्टीरॉयड हार्मोन्स होते हैं उनके केस में ऐसा नहीं होता कि ये स्टोर्ड होते हैं, लेकिन जब स्टिमुलस लगता है तो फिर ये रिलीज होते हैं, और रिलीज नहीं होते बल्कि सेंसाइज होते हैं। तो सिर्फ हमारे पास स्टेरॉइड हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो कि स्टोर्ड नहीं होते, लेकिन जब इनकी नीड होती है, स्टिमुलस लगता है, तो फिर ये सेंसाइज होते हैं। बाकी जितने भी हार्मोन्स हैं वो अपने एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होते हैं उनके सेल्स के अंदर स्टोर्ड होते हैं, और जब नीड होती है, स्टिमुलस लगता है, तो फिर वो रिलीज होते हैं। अब हमारे पास जो मैकेनिज्म होता है हार्मोन्स का, वो उसमें हमारे पास दो फीडबैक्स आ जाती हैं। एक पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म आता है और एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म आता है। हाइपोथैलेमस क्या कहता है कि जब भी कभी नीड होती है किसी भी हार्मोन की, तो हाइपोथैलेमस अपना रिलीजिंग फैक्टर रिलीज करेगा या अपना हार्मोन रिलीज करेगा, वो टूवर्ड्स द पिट्यूटरी ग्लैंड जाता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड फिर अपना पिट्यूटरी हार्मोन रिलीज करता है, एंड इन रिटर्न क्या होता है कि एंडोक्राइन ग्लैंड फिर अपना एंडोक्राइन हार्मोन रिलीज करता है, और एंडोक्राइन हार्मोन टूवर्ड्स द सिस्टमिक सर्कुलेशन जाएगा, और फिर वहां से हार्मोन जो एंडोक्राइन हार्मोन होता है वो अपना टारगेटेड टिश्यू की तरफ जाके इफेक्ट शो करता है। लेकिन जब इसका लेवल हार्मोन का बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, तो फिर जो पिट्यूटरी हार्मोन होता है और जो हमारा रिलीजिंग फैक्टर है कि हाइपोथैलेमस हार्मोन होता है, वो उसके जो लेवल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, उसका लेवल डिक्रीज हो जाता है। तो ये जो है ये हमारी फिर नेगेटिव फीडबैक होती है। Then we have hormone transport. Hormones are usually carried from their site of origin to the targeted tissues. और ये through the systemic circulation होती है। During transport certain hormones जैसे कि steroids हो गए, they are stuck to the specific plasma proteins. And फिर वहाँ से ये जो है these proteins prevent premature degradation, prolonging half life of the hormone. हार्मोन अपना जो इफेक्ट देते हैं वो जो है इंट्रैक्शन के थ्रू देते हैं विद स्पेसिफिक रिसेप्टर्स, और ये रिसेप्टर्स जो है हार्मोन रिसेप्टर्स दे आर लोकेटेड एट 3 लोकेशंस। एक जो है वो सरफेस मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स होते हैं, एक साइटोलिक हार्मोन रिसेप्टर्स होते हैं, और एक न्यूक्लियर हार्मोन रिसेप्टर्स होते हैं। सो ये 3 लोकेशंस होती हैं जिसमें जो है हार्मोन्स बाइंड करते हैं। Clinical uses of endocrine drugs, replacement therapy, diagnosis of endocrine disorders, treatment of excessive endocrine functions, exaggerate the beneficial hormone effects, use of hormone to alter normal endocrine function, and use of hormone in non-endocrine diseases. तो different diseases होती हैं, और जो है ना कभी कभार ऐसा होता है कि endocrine फंक्शन नहीं कर रहा होता सिस्टम प्रॉपरली, या कभी कभार हार्मोन्स जो है डेफिशिएंट होते हैं, या अपना इफेक्ट जो है वो सही से प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे होते, या बहुत ज़्यादा जो है ना हाइपर एक्टिविटी हो जाती है उनके, तो डिफरेंट ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं। या कभी कभार रिप्लेसमेंट थेरेपी के तौर पर भी, तो ये इन कंडीशंस में क्लिनिकली जो है वो एंडोक्राइन ड्रग्स को हम यूज़ करते हैं।